सियासत में कोई पार्टी या नेता दूसरे को दागी ना बताए तो शायद सियासत की रस्म अधूरी सी लगती है। विकास के अभाव में उत्तर प्रदेश दम तोड़ रहा है। मानव विकास में प्रदेश की हालत दिनों दिन खराब हो रही है। एनआरएचएम मामले में जो पैसा ज़रूरतमंदों तक पहुंचना था वो सियासतदानों और नौकरशाहों की जेब में पहुंच गया। लेकिन लखनऊ की लड़ाई में ये मुद्दे गौड़ हो गए हैं और इस सियासी मौसम में बस लड़ाई है तो अपने को पाक साफ बताने की और दूसरे को नापाक साबित करने की। आइए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं एक ऐसी ही लड़ाई पर जिसमें सियासत का पारा तो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन नैतिकता लगातार गिर रही है। अब मध्य प्रदेश से उनके एक नेता हैं बीजेपी, कहां थी ये जब बुंदेलखंड रो रहा था? कहां थी जब हम आए आपके बीच में, जब आपके लिए हम लड़े, जब आपने हमें बताया सरकार बीएसपी की सरकार कुछ नहीं कर रही, हम आपके लोगों को प्रधानमंत्री के पास लेकर बुंदेलखंड पैकेज लाए? कहां थी ये? यहां तो नहीं दिखाई दे रही थी मुझे जब मैं घूम रहा था। अब चुनाव का समय हुआ, 15 दिन बचे हैं, आ गए। मैं राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहूँगी कि उनकी माँ रोम की हैं और वो भारत में स्वीकार कर ली गई हैं। तो इटली की सोनिया जी अगर भारत में स्वीकार कर ली गई हैं तो मैं तो मध्य प्रदेश की ही हूँ। राहुल गांधी को अपनी माँ की बैकग्राउंड याद रखनी पड़ेगी, तभी अपनी बुआ पर टिप्पणी करनी चाहिए। उनको एक बात और याद दिलाऊंगी कि मध्य प्रदेश में मैंने उनके गुरुदेव दिग्विजय सिंह को धूल चटाई थी और अब गुरु चेला दोनों उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। तो जो मध्य प्रदेश में गुरु चेले की टीम का हाल हुआ था वही हाल उत्तर प्रदेश में मैं जरूर करूंगी, क्योंकि उन्होंने बुंदेलखंड के पैकेज के नाम पे धोखा दिया है, उसमें लूटमार हुई है। हम पैकेज ढूंढ रहे हैं और वो पैकेज हमें कहीं मिल नहीं रहा है। मैं राहुल गांधी को कहूंगी कि वो मल्लाहों के घर में पकौड़ियाँ खाना बंद करें और मल्लाहों को अपने घर में सैंडविच खिलाना शुरू करें दिल्ली में बुला करके। लड़ाई में हल्कापन नहीं आना चाहिए, मैं राहुल जी से कहूंगी। और उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणियां करके लड़ाई की गंभीरता को खत्म कर दिया। तो उन्होंने गुरु को हराया, न चेले को हरा सकते हैं। उमा भारती जी का हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो हमारी नज़र में इतनी बड़ी नेता नहीं है। वो जिस पार्टी में जाती हैं उसका कुंडा करके जाती हैं, इसलिए हमें तो इस बात की खुशी है। उनके पास उत्तर प्रदेश में कोई नेता बचे नहीं, इसलिए मध्य प्रदेश से आयात किए गई हैं। और जबकि 2008 के चुनाव में तीसरे नंबर पे आई थी अपने। जी हाँ, पार्टी बर्बाद होती या नहीं ये सवाल नहीं है, लेकिन प्रदेश की जो हालत है इस समय उसकी जिम्मेदार तो फिलहाल कहा ही जा सकता है कि ये नेता है, उनकी ये राजनीति है। मुकेश जी जानना चाहेंगे कि सियासत के मौसम में ये कौन सी आंधी है कि जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं वो गौड़ हो गए हैं? बिल्कुल सही कहा आपने साहब ने। जो जिस तरह की लड़ाई अब कहें, जो कमेंट्स बिलो द बेल्ट हो रहे हैं जी, बिल्कुल पर्सनल होकर के कमेंट्स किए जा रहे हैं, वो एक दूसरे के रिश्तों पे कमेंट्स किए जा रहे हैं। तो ये राजनीति में चलता है, लेकिन ये अच्छी परंपरा नहीं है। लेकिन जो उमा भारती की बाइट आपने सुनी होगी, जो उन्होंने कहा कि गुरु और चेले दोनों को उन्होंने हराया, तो हालांकि रिकॉर्ड तो उनका रहा है, दिग्विजय सिंह को धूल चटा के ही आई थी। लेकिन जो दिग्विजय सिंह कह रहे थे वो भी सही है। दिग्विजय सिंह जो कह रहे थे कि वो जो चुनाव के बाद जो यूपी जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए थे, जब उमा भारती ने अकेले अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी तो बिल्कुल हाशिए पे चली गई थी राजनीति के। तो एक तरह से कहें दोनों अपने अपने तरीके से सही हैं। और ये बात भी दिग्विजय सिंह की मुझे काफ़ी अच्छी लगी और कहें जो बिल्कुल सही लगी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, इसलिए बाहर से आयातित नेता को जो है उनको लीड रोल दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं दोनों एक अपने अपने बयानों में सही है, लेकिन जो बिलो दी बेल्ट अटैक करने की परंपरा है राजनीति में, मुझे लगता है ये एक गलत परंपरा की शुरुआत है। गलत परंपरा है। यहाँ पर बात हुई कांग्रेस बनाम बीजेपी की, और अब आपको दिखा देते हैं कि सपा बनाम बसपा में भी ऐसी ही जंग देखने को मिली है। अपने नाम के लिए मुगल बादशाहों शाहों की तरह किले और ताजमहल बनाने के लिए अगर खर्च करता है तो याद रहे बादशाह और लोकतंत्र में यही फर्क होता है कि बादशाह और तानाशाह जब अपनी जिंदगी में अपनी प्रतिमा बनाता है तो इराक बनता है, और जब अपनी
बड़ी प्रतिमा बनाता है तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती कहलाती है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि बिल्कुल की सियासत का पारा लगातार हाई हो रहा है। लेकिन अब एक चीज़ हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इस तमाम जो सरगर्मियां चल रही हैं सियासत की, उसके बीच एक और भी उदाहरण सामने आया है जो सियासत के इस टेम्परेचर को काफ़ी कुछ बैलेंस करता हुआ नजर आता है। तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने जी हाँ, मऊ के ये गुल्लू सोनकर हैं, ऐसे प्रत्याशी हैं जो मधुबन विधानसभा से निर्दलीय लड़ रहे हैं और जनता के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। लेकिन उनसे भी ज़्यादा चर्चा का विषय उनकी सवारी गधा बन गया है, जिसका प्रयोग वो प्रचार में कर रहे हैं। मुकेश जी, जानना चाहेंगे इस घटना का क्या सियासत पर असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, राजनीति जो ना कराए। रब ने बना दी जोरी, काफ़ी अच्छा गाना चलाया आपने, और राजनीति के कारण दो गधों की जोड़ी बन गई है। अब इससे ज़्यादा क्या कहें। मतलब कह सकते हैं कि भले ही जनता का सामाजिक सरोकारों से मतलब ना हो, लेकिन जनता कहीं ना कहीं से उसका मनोरंजन जरूर होगा। बिल्कुल, जनता का भी मनोरंजन है और जो दूसरे प्रत्याशी खड़े हैं मुझे लगता है उनका भी मनोरंजन है। तो काफी लाइट टेम्परेचर में लगातार सरगर्मियां जारी हैं, नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सियासत की तमाम सरगर्मियों के बीच आपको तय करना है कि किस प्रत्याशी को आपको चुनना है, क्योंकि जो सियासत के अगले 5 सालों की फसल है वो आपकी जागरूकता से ही सही चलेगी। फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं इस एक अच्छे उदाहरण के साथ। मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या